इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले ये वीडियो सुन लीजिए। बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। किस तरह से संसद में ओवैसी ने एक ब्राह्मण सांसद निशिकांत दुबे, जो अपने आप को शातिर समझता है, होशियार समझता है, उसने पूछा कि ओवैसी आपकी क्या राय है बाबर पर। ओवैसी ने कहा कि पुष्यमित्र शुंग पर क्या राय है। आपको बता दूं, पुष्यमित्र शुंग ने इस देश में बुद्धिस्टों के सर कटवाए, सारे बुद्ध विहारों पर कब्जा कर लिया। सोचिए, काश बहुजन समाज के नेता इस तरह से अपनी बात संसद में रख पाते तो क्या होता। ओवैसी ने जमकर आज बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। सोचिए, इस देश में बहुजन समाज के नेताओं ने बोलना बंद कर दिया है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसानों ने बोलना बंद कर दिया है, या उनके नेता पढ़े लिखे नहीं है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी के सांसदों को लगता है कि वो कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और कोई उनका जवाब नहीं देगा। सोचिए, जब इस देश में एकलव्य का सवाल उठाया जाए संसद में, पुष्यमित्र शुंग का सवाल उठाया जाए, इस देश में किस तरह से एकलव्य के अंगूठा काटा गया, किस तरह से इस देश में आप सोचिए कि कर्ण को क्या कहा गया, शूद्रपुत्र, शूद्र कहा गया, किस तरह से नारी को जुआ पर लगा दिया गया, किस तरह से 5 गांव के लिए आपस में लड़े। सोचिए, ये लोग जब ये लोग धार्मिक कंटेंट पर राजनीति कर रहे थे, इनको तो जवाब देना चाहिए। सवाल है कि शंभुक ऋषि का वध क्यों हुआ, किसने किया? ये सब सवाल पूछा जाना चाहिए। इनसे पूछा जाना चाहिए कि मुगल के राज में टोडरमल कौन था, अकबर के राज में बीरबल कौन था, मुगलिया दौर में तानसेन कौन था, टोडरमल कौन था, बीरबल कौन था। इस पर क्या कहेंगे? अंग्रेजों के यहां कौन चाकरी कर रहा था? लेकिन बहुजन समाज के लोग, नेता बोलते ही नहीं है। लेकिन ओवैसी ने आज समा बांध दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज विदेशी खबरों में सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान से। सोचिए, जिस इमरान खान को सेना की मदद से जेल में डाल दिया गया, पार्टी छीन ली गई, पार्टी बैन कर दी गई, चुनाव चिन्ह तक छीन लिया गया, उस इमरान खान ने वापसी की और निर्दलीय उसके सारे कैंडिडेट जीत रहे हैं। और सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया कह रही है कि अगर वहां बैलेट पेपर होता तो गड़बड़ियां ना होती। राष्ट्रपति को कोट कर रहा है। सोचिए, ईवीएम होता नहीं होता तो वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और इसलिए वहां के सत्ताधारी दलों ने काउंटिंग रोक ली है। तो सोचिए, जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तब तो डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी की जा रही है। अगर वहां ईवीएम से चुनाव होता तो नवाज शरीफ सारी सीटें जीत लेता, जो चुनाव हारने के बाद सत्ता पर कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह के हालात अमेरिका में हुए थे। ट्रंप चुनाव हारने के बाद कह रहा था कि हम व्हाइट हाउस से निकलेंगे ही नहीं, और उसके कुछ गुंडे समर्थक, जिनको अब सजा हो गई है, वो व्हाइट हाउस में घुस गए थे। तो चलिए, लोकतंत्र में जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है ना, तो जनता बदल देती है, और पाकिस्तान में सत्ता बदल गई, इमरान खान की वापसी हो रही है। इसलिए कह रहा हूं, तानाशाहों का दौर लोकतंत्र में बहुत चलता नहीं है। एक ऐसे ही तानाशाह है बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध छेड़ दिया है। इसको लेकर खबर बता रहा हूं। सोचिए, बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, यह कोर्ट ने साफ किया। जो मानते हैं कि धार्मिक कारणों से मुसलमान शासकों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, वो देशद्रोही हैं, अंग्रेजों से मिले हुए हैं, उसी गुलाम मानसिकता से ग्रस्त हैं। सोचिए, ये अमरीश मिश्रा का टैग लाइन है जो उन्होंने अपने पर लिख रखा है। आगे चलिए, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का अपडेट बता रहा हूँ। रमल्लाह के बाद तुल्केराम वेस्ट बैंक में इजरायली अनाब बस्ती में एक और सशस्त्र फिलिस्तीनी प्रतिरोध अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। सोचिए, किस तरह से भारत में जब लोगों ने तुलसीदास के जातिवादी दोहे पर सवाल उठाए तो कहा गया कि ये तो विवादित है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले तो विवादित, चंद्रशेखर राय बोले तो विवादित, फतेह बहादुर बोले तो विवादित, राजेंद्र पाल गौतम बोले तो विवादित। और जिसने जातियों को गाली दी है, जिसने एक तो लोगों को जातियों में बांटा, फिर किसी को नीच किसी को ऊंच कहा। सोचिए, इस देश में जो मेहनत कश लोग हैं उनको नीच जाति का कहा जाता है। ये व्यवस्था है या कुव्यवस्था है?
और अगर जाति कर्म से भी बनता है तो कोई खेत जोतेगा उसका इज्जत नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी उसका इज्जत नहीं है, कोई भैंस चराएगा उसका इज्जत नहीं है, कोई मवेशी पालेगा उसका इज्जत नहीं है। मतलब इज्जत, आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है तो आपका इज्जत है, टपक रहा है। जो भी आदमी काम करे उस आदमी की ह्यूमन डिग्निटी का क्या लेना देना है उसके काम से। सभी इंसानों की ह्यूमन डिग्निटी एक होती है, चाहे उसका काम कोई भी, मैं पत्रकार हो सकता हूं, मैं सफाई कर्मचारी हो सकता हूं, मैं टॉयलेट क्लीनर हो सकता हूं, या मैं राष्ट्रपति हो सकता हूं। एक इंसान के तौर पे मेरी डिग्निटी में क्या फर्क हो सकता है? मैं ह्यूमन हूं तो सबकी डिग्निटी एक बराबर है। तो ये जो जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था पर, इस पर सवाल पूछना चाहिए लोगों को कि ये वर्ण व्यवस्था क्यों बनाया। और अगर वर्ण, एक तो वर्ण कर्म से नहीं है, जाति से है, जन्म से है, और अगर कर्म से ही है तो एक बात बताओ कि कोई काम करने वाला आदमी नीच कैसे हो सकता है? जो जिसका हुनर है, जो काम जिसने सीखा वो कर रहा है। तुम कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो, तुम्हारा काम है, तुम कर रहे हो, तुम्हारी इज्जत ज्यादा कैसे हो गई? और मैं सफाई कर्मचारी हूं तो मेरी, ये सारे सवाल हैं जो इस देश में पूछा जाना चाहिए जातिवादी मनुवादियों से। लेकिन टीवी अखबार पर बैठे लोग या तो पढ़ते नहीं या पढ़ के जाते नहीं हैं। लेकिन संसद में ओवैसी ने पूछा, डंके की चोट पर पूछा कि पुष्यमित्र कौन है जिसने सेना बना रखी थी। रमल्ला के बाद तुलकेराम वेस्ट बैंक में इजराइल अनाब बस्ती में एक और सशस्त्र फिलिस्तीन प्रतिरोध और अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है। बड़ी खबर है। सब 3 रमल्ला में फिलिस्तीनी प्रतिरोध अभियान में आईडीएफ सैनिक घायल हो गए, प्रतिरोध चालक छूट गए हैं। ये सारी बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऑपरेशन नंबर 1000, अब तक हिजबुल्लाह ने 1000 हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स में आईडीएफ किला बैरक को निशाना बनाया। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। पीले रंग में महबीब मरकबा गजार का कब्जा वाला गांव है, सफेद रंग में सीरियाई गोलान कब्जा किरियत सोमानी। तो ये तमाम गांवों पर हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो एक और तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू फंस चुका है। 12 दिन पहले एक 6 साल के फिलिस्तीनियन बच्चे का मामला सामने आया था। सोचिए किस तरह से बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और आईडीएफ ने अब तक फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने 1108 आईडीएफ वाहनों, 962 टैंक, 55 वाहक, 74 बुलडोजर, 3 उत्खननकर्ता और 14 सैन्य जीप को नष्ट कर दिया। अगर हम प्रति वाहन 2-3 इजरायली मौतों की गिनती करें तो आईडीएफ की मौतें 3000 के पार कर जाती है। ये सबसे बड़ी खबर है जो इस युद्ध में इजराइल को गंवाना पड़ रहा है, लेकिन वो टीवी अखबार के जरिए इसको छुपा रहा है। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने नबलस में प्रीट ब्यूरिक आईडीएफ चेक पॉइंट पर गोलीबारी से उड़ा दिया। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 9/2/2024 को हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान में दागे गए 20 रॉकेट उत्तर पूर्व इजराइल के कई इलाकों में गिरे हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस असबन अल कबीरा क्षेत्र आईडीएफ में समूह में एक एंटी कार्मिक विस्फोटक उपकरण से निशाना बनाया। 7 आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं। फिर से फिलिस्तीन विरोध ने आईडीएफ सैनिक को स्नाइप किया, उनके साथी को छोड़कर बाकी सैनिक भाग रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर फिर से पश्चिम गजा के ताल अल हवा में आईडीएफ सैनिकों और वाहनों को निशाना बनाते हुए फिलिस्तीनी प्रतिरोध का अद्भुत दृश्य है। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये इजरायली और उनके हीरो नेतन्याहू गजा युद्ध में हार रहे हैं। पश्चिमी मीडिया भी सत्य को स्वीकार कर रहा है, फिर भी ये चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे, गजा जेनोसाइड हो। क्या इजराइल का दक्षिणपंथ हमास द्वारा चलाई गई एक भी गोली के सामने टिक सकता है? एक अकेले फिलिस्तीन की इनकी इतनी लंबी चौड़ी आईडीएफ हरा नहीं पा रही। हमने सेकी बघाड़ते बहुतों को देखा है, पर बिन बात की सोचिए अभी भी कुछ राइट विंग जो है बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थक, वो चाह रहे हैं कि इस युद्ध हो, लेकिन वो युद्ध में लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मीडिया के जरिए खान यूनिस गजा में एक पार्क के पार गोलियों के माध्यम से आईडीएफ वाहनों को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर। और गजा पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में वृद्ध अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी को मैक्सिको का राष्ट्रपति कहा। फिर उन्होंने गजा की सहायता रोकने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति सीसी को दोषी ठहराया। ये हल करेंगे फिलिस्तीन का मुद्दा। तो अमेरिका चाह रहा है कि युद्ध होता रहे और वो हथियार बेचता रहे। तो इस तमाम और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस द्वारा गजा शहर के आईडीएफ वाहनों और सैनिकों को रॉकेट से निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 7 अक्टूबर 2023 तक इजरायली जेलों में 8 फिलिस्तीनियन कैदियों की मौत हो चुकी है। कथित तौर पर कैदियों के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। कैदियों के साथ वास्तव में इंसानी जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। बताइए कि आतंकी कौन हुआ? कौन युद्ध के नियमों को धत्ता बता रहा है? और सोचिए इसी वजह से अफ्रीका ने
इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में जेनोसाइड का केस चल रहा है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस गजा पश्चिमी औद्योगिक विश्वविद्यालय और अल रियम अक्षों पर आईडीएफ सैनिकों के साथ भीषण झड़प लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूं। और पैलेस्टाइन ने लगातार फिलिस्तीन ने करारा जवाब दिया है और एक बार फिर अमेरिकी ब्रिटिश युद्धक विमानों ने पश्चिमी यमन के हाइदोहाइद पर हमले किए हैं। तो अमेरिका और ब्रिटेन अभी भी गुपचुप तरीके से इजराइल के साथ बना हुआ है और धीरे धीरे अब खाड़ी देशों ने मदद पहुंचाना शुरू कर दिया। और इजराइल द्वारा अल शिफा हॉस्पिटल नॉर्थ गजा में बमबारी की जा रही है। तो पूरी दुनिया जान चुका है कि इजराइल इस युद्ध में हार रहा है और लेबनान फिलिस्तीनी सीमा पर व्रणित इजरायली बैरक को निशाना बनाने वाले हिजबुल्ला लगातार, तो हिजबुल्ला, हूती और हमास के जो लड़ाके हैं वो इस युद्ध में लगातार लीड ले रहे हैं। और सोचिए, दुनिया का ताकतवर अपने आप को देश कहने वाला इजराइल, दुनिया का टेक्निकली सबसे मजबूत देश कहने वाला इजराइल, और जिसको भारत की मनुवादी मीडिया कहती 2 दिन में फिलिस्तीन को हरा देगा, वो 150 दिनों से ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है और वो नहीं हरा पाए हैं। और हजारों सैनिक इजराइल के मारे जा चुके हैं, उनके सैन्य सेना बर्बाद हो रही और फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। फिलिस्तीन एक गरीब मुल्क था, गुलाम मुल्क था इजराइल के नज़रों में, और धीरे धीरे वो अपने अब ईमानदारी से और अपनी मेहनत से वो सीधे सीधे अब अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। और सोचिए तानाशाहों का अंत क्या होता है। पाकिस्तान की जनता ने बैलेट से तानाशाह का अंत कर दिया और वहाँ की सेना को भी सबक सिखा दिया। और इमरान खान की पार्टी, जिसकी पार्टी छीन ली गई, चुनाव चिन्ह छीन लिए गए, उसके लोग निर्दलीय चुनाव जीत कर आ रहे हैं। और मतलब सोचिए, जनता जो है वो लोकतंत्र में तानाशाहों की बिल्कुल नहीं चलती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।